नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र सिंह भदौरिया है। आजकल 1 डेढ़ महीने से हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या या दुर्घटना हुई, जो टीवी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से समस्त राष्ट्र को ये पता चला और जिसका असर पूरे संसद के जो सत्र था, चौमासा सत्र, उसमें भी बहुत ज़ोर शोर से ये मुद्दा उठाया गया मणिपुर के बारे में। उसी बारे में मैं कुछ जानकारी जो प्राप्त हुई है उसको आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नंगा नाच किया गया, कुछ हमारे महिलाओं को, हमारे देश की महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, जो बहुत ही शर्मजनक दुर्घटना थी, घटना थी। मणिपुर की समस्या आज से नहीं है, 200 वर्ष पुरानी है। प्राप्त माहिती के अनुसार जो है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जो लोग मणिपुर का रास्ता नहीं जानते हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों की राजधानी शायद जानते हों, लेकिन कोई दूसरे शहरों का नाम तक नहीं बता सकते, उनके ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं। मणिपुर समस्या का इतिहास। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पूर्वोत्तर की ओर भी कदम बढ़ाए, जहां उनको चाय के साथ में तेल मिला। उनको इस प्रकार डाका डालना था, इन सब चीज़ों पर अपना कब्जा लेना था। इसलिए उन्होंने वहाँ पाया कि यहाँ के लोग बहुत ही सीधे सरल हैं, ये लोग वैष्णव सनातनी हैं, परंतु जंगल और पहाड़ों में रहने वाले ये लोग पूरे देश के अन्य भाग से अलग हैं तथा इन सीधे साधे लोगों के पास बहुमूल्य संपदा है। अंग्रेज़ों का तो काम ही ये था। अतः अंग्रेज़ों ने सबसे पहले यहाँ के लोगों को देश के अन्य भूभाग से पूरी तरह से काटने का विचार किया। इसके लिए अंग्रेज लोग ब्रिटिश से ईसाइयों पर ले आए, वहाँ बसाया और एक नियम बनाया, इनर परमिट और आउटर परमिट की व्यवस्था। इसके अंतर्गत कोई भी इस इलाके में आने से पहले परमिट बनवाएगा और एक समय सीमा से आगे नहीं रह सकता, और रहेगा तो उसकी फिर से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरीके का एक नियम डाला गया और अंग्रेज़ों ने भवन बनवाए, अंग्रेज अफसरों के लिए चाय पत्ती उगाने और बेचने का काम करना शुरू किया, जिन लोगों को ये ब्रिटिश से लाए थे। आज भी हमारे देश के 90% लोगों को यह पता नहीं है कि मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन हमें वहाँ जाने के लिए जिस तरीके से विदेश के लिए पासपोर्ट बनाना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर परमिट, आउटर परमिट और इनर परमिट लेकर ही हम जा सकते हैं। और 8 दिन का परमिट मिला है तो 8 दिन से हम ज़्यादा वहाँ नहीं रह सकते। ऐसी व्यवस्था 21वीं सदी में स्वतंत्र भारत में आज भी है।
जिसको हमारे देश के लोगों को 90% लोगों को यह चीज़ का पता ही नहीं है। मैं आगे इस पे बात करता हूँ। इसके साथ अंग्रेज़ों ने देखा कि इस इलाके में ईसाई नहीं है, अतः इन्होंने ईसाई मिशनरी को उठाकर यहाँ भेजा। मिशनरियों ने इस इलाके के लोगों को आसानी से धर्म परिवर्तित करने का काम शुरू किया। जब खूब लोग ईसाई में परिवर्तन हो गए तो अंग्रेज इसको ईसाई राज्य बनाने का सपना देखने लगे। साथ ही उनका आशय था कि पूर्वोत्तर से चीन, भारत एवं पूर्वी एशिया पर नज़र बनाए रखें। इसलिए इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने इस एरिया को अपने अंडर में करने की कोशिश की। अंग्रेज़ों ने एक चाल चली, उन्होंने धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने लोगों को एसटी का दर्जा दिया तथा उनको कई सरकारी सुविधाएं भी दी। लालच दिया गया कि आप ईसाई भी हो जाओ और उसके बावजूद भी आपको एसटी का दर्जा प्राप्त रहेगा, जबकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है, आज़ाद संविधान में, हमारे भारत के संविधान में, कि सनातन हिंदू धर्म के अलावा अगर व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसे SC ST का दर्जा नहीं मिलेगा, उसे उसमें से बात कर दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने बड़ी ही आसानी से उसको ST के अंतर्गत लाके रख दिया। धर्म परिवर्तन करने वालों को कुकी जनजाति एवं वैष्णव लोगों को मैती समाज कहा जाता है। यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है, कुकी समुदाय और मैती समुदाय। कुकी समुदाय वो लोग हैं जो पहले हिंदू थे, बाद में क्रिश्चियन बने, और मैती समाज वो है जो सनातनी वैष्णव हैं, हिंदू हैं, उनको मैती कहा जाता है, और जो परिवर्तन होकर ईसाई बन गए उनको कुकी समुदाय कहा जाता है। तब इतने अलग राज्य नहीं थे और बहुत सारे नागा लोग भी धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन गए। धीरे धीरे ईसाई पंथ का मानने वालों की संख्या वैष्णव लोगों से अधिक हो गई या बराबर हो गई। मूल लोग सदा अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, जिसके कारण अंग्रेज इस इलाके को भारत से विभाजन करने में नाकाम रहे। नहीं तो उनका ये था कि इस इलाके को ही भारत से अलग कर दिया, भारत का इसको हिस्सा नहीं बनने दिया है। परंतु मैती हिंदुओं की संख्या कम होने के बावजूद भी वो हमेशा लड़ते रहे, इसलिए यह भारत का हिस्सा बना। मणिपुर के 90% भूभाग पर कुकी और नागाओं का कब्जा है। 90% जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने, उन लोगों का 90% इलाकों पर उनका कब्जा है, और मात्र 10% मैती यानी हिंदुओं का कब्जा है। अंग्रेज़ों ने इस इलाके में अफीम की खेती की और उसको काफ़ी बढ़ावा दिया, और उस पर ईसाई कुकी लोगों ने कब्जा कर लिया। मतलब अफीम की खेती की और उसके बाद में उस पर ईसाइयों का बहुत ज़्यादा कब्जा है, जिससे उनका आर्थिक विकास हो, और जो सनातनी हिंदू थे उनका विकास ना हो सके, और 10% में ही उनको रहना था। आज़ादी के समय वहाँ के राजा थे बोधचंद्र सिंह, और उन्होंने भारत में विलय का निर्णय किया, क्योंकि जब आज़ादी के समय छोटे छोटे राज्य थे तो
किसी ने पाकिस्तान को चुना, किसी ने हिंदुस्तान को चुना, तो इन्होंने हिंदुस्तान में विलय होने का निर्णय लिया। 1949 में उन्होंने नेहरू को बोला कि मूल वैष्णव जो हैं 10% भूभाग में रह रहे हैं, उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। देखो राजनीति क्या है। महाराज जी ने, बोधचंद्र सिंह जी ने कहा कि जो 10% हिंदू हैं, 10% भूभाग में जो लोग रह रहे हैं, उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। नेहरू ने उनको जाने को कह दिया। नेहरू ने उनको बोल दिया कि ठीक है, हम उनको जो 10% भाग में रह रहे हैं उनको हम एसटी का दर्जा दे देंगे। और कहने के बाद में इसको भारत में मिला लिया गया। फिर 1950 में संविधान अस्तित्व में आया तो नेहरू ने मैती समाज को ही छूट नहीं दिया। समझो कितनी गंदी राजनीति की। जिस कंडीशन पर मणिपुर का विलय भारत में हुआ कि जो वहाँ के 10% भूभाग में रहने वाले हिंदू लोग हैं उनको एसटी का दर्जा दिया जाए, इस कंडीशन पर भारत में विलय हुआ। और जब 1950 में संविधान बना तो उन्हीं लोगों को एसटी का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि 90% भूभाग में रहने वाले ईसाइयों को एसटी का दर्जा दिया गया, जो संविधान के खिलाफ था। इस एक्ट में प्रावधान ये भी था कि जिसमें 90% कुकी नागा वाले कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, परंतु मैती हिंदुओं को ये अधिकार नहीं दिए गए। मणिपुर में उन लोगों को पूरे मणिपुर में कहीं पर भी जाके ज़मीन खरीदने का, रहने का, व्यवसाय करने का अधिकार था। लेकिन जो 10% भूभाग में रह रहे हिंदू थे उनको कहीं पर भी उस जगह से बाहर जाके ज़मीन भी नहीं खरीद सकते। मतलब अपने ही देश में रहकर उनको विदेशी बना दिया गया। इस तरीके का काम किया। उसके बाद में हिंदुओं ने विरोध शुरू किया और नेहरू एक बार फिर पूर्वोत्तर के हालत को ठीक करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने चाहते तो बहुत अच्छा काम हो सकता था, लेकिन कभी भी उन्होंने उसको, क्योंकि ये एक बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स थी। उधर ब्रिटेन की MI6 और पाकिस्तान की ISI मिलकर कुकी और नागा को हथियार देने लगे, जिसका उपयोग वो भारत के विरुद्ध मैती वैष्णवों को भगाने के लिए करते थे। मैतियों ने उनका जमकर विरोध किया, दिल्ली के समर्थन में मुकाबला किया। सदा से इस इलाके में कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोगों की सरकार रही और वो कुकी और नागा ईसाइयों के समर्थन में रहे। चूँकि लड़ाई पूर्वोत्तर के ट्राइबल जनजातियों के उन अस्तित्व की थी जो अलग अलग फ्रंट बनाकर सबने हथियार उठा लिया। पूरा पूर्वोत्तर ISI के द्वारा एक लड़ाई का मैदान बना दिया गया, जिसका कारण मिजो जनजाति में सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। बिन दिल्ली के समर्थन जनजातियों ने ISI समर्पित कुकी, नागा और म्यांमार से भारत में अनधिकृत रूप से आए। एक तो ये यहाँ के थे, उसके बावजूद म्यांमार से जो लोग आए उन लोगों ने अपना यहाँ पर डेरा जमा लिया। बट यहाँ की जनजातियाँ इनसे लड़ती रहीं। जंगलों की नागरिकता देकर बसा दिया गया उन म्यांमार के लोगों को। ये चीन लोग
आईएसआई के पाले कुकी और नागा ईसाइयों के समर्थक थे। वैष्णव मैतियों से लड़ते थे। पूर्वोत्तर का हाल खराब था जिसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। एक दिन इंदिरा गांधी ने आदिवासी इलाके में एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया था, जिसका आर्मी और वायुसेना ने विरोध किया, परंतु राजेश पायलट तथा सुरेश कलमाड़ी ने एयर स्ट्राइक किया और अपने लोगों की जानें ली। इसके बाद विद्रोह और खूनी और सशस्त्र हो गया। मानसिकता देखिए, जब इंदिरा गांधी ने ये एयर स्ट्राइक का आदेश दिया तो हमारी आर्मी ने उसका विरोध किया, लेकिन जो पालतू थे 2 लोग, राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी, ये कांग्रेस के पालतू थे। इन्होंने एयर स्ट्राइक की हमारे ही देश के लोगों को, और वहाँ पर असंख्य लोगों को मार दिया गया, और जिसमें मारने वाले भी मैती समुदाय के लोग ही थे जो सनातनी थे। 1971 में पाकिस्तान विभाजन और बांग्लादेश के अस्तित्व आने से आईएसआई के एक्शन को झटका लगा, परंतु म्यांमार उसका एक खुला एरिया था। उसने म्यांमार के चिन लोगों ने का मणिपुर में एंट्री कराया। 1971 में पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ और बांग्लादेश अस्तित्व में आया तो आईएसआई को काफ़ी बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनकी एक्टिविटी का अंत आ गया। परंतु म्यांमार एक खुला एरिया था, जिससे आईएसआई ने म्यांमार के चिन लोगों को मणिपुर में एंट्री कराई अवैध रूप से, जिसका कांग्रेस तथा उधर म्यांमार के अवैध चिन लोगों ने बसकर अवैध अफीम की खेती का काम शुरू किया और उसकी तस्करी चालू की। साथ में ही आईएसआई द्वारा हथियार उपलब्ध कराए गए और हथियारों की अच्छी खासी तस्करी हुई, जिससे कुकी और चिन लोगों के पास में हथियार आ गए, धन आर्थिक रूप से संपन्न हुए, और उस अर्थ से और उन हथियारों से भारत के विरोध में वहाँ पर लड़ाइयाँ शुरू की। भारतीय फ़ौज पर हमला करना, वहाँ के लोकल लोगों को मारना, आतंकवाद फैलाना, ये बहुत ही खुले मन से काम हो रहा था। परंतु 2014 के बाद में परिस्थितियाँ बदली। मोदी सरकार जब आई, बीजेपी की सरकार आई, तो एक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन पर ध्यान देना शुरू किया। NSCN तथा भारत सरकार के बीच में एक नागा एकॉर्ड के बाद हिंसा में कमी आई। एक सरकार ने एक एग्रीमेंट किया और इतना ज़्यादा विकास किया, जिससे जो आए दिन घटनाएं होती थी वो आक्रमण करना कम हो गया। आर्मी पर उन लोगों ने अटैक करना कम कर दिया, और बहुत सारा विकास होने के, अभूतपूर्व विकास होने के कारण वहाँ के लोग भी दिल्ली के करीब आए और आ रहे हैं। काफ़ी समय से वहाँ पर शांति चल रही है, और इसी रणनीति से काम करने से भाजपा सरकार ने वहाँ पर अपनी सरकार बनाई, जिससे कम्युनिस्ट और कांग्रेस वालों को ये नागवार गुजरा। अब वो कहीं ना कहीं कोई बहाना ढूंढ रहे, कोई कारण ढूंढ रहे, जिससे अशांति फैलाई जा सके, आपस में लड़ाइयाँ कराई जा सके।
इस तरीके की एक्टिविटी होती रहती है। हाल में ही 2 घटनाएं घटी। मणिपुर उच्च न्यायालय यानी कि मणिपुर का जो हाई कोर्ट है, उसने एक फैसला दिया कि मैती समुदाय के जो लोग हैं उनको भी एसटी का स्टेटस दिया जाएगा, उनको भी एसटी में शामिल किया जाएगा। इसका परिणाम ये हुआ कि नेहरू द्वारा जो बनाया गया था 10% के एरिया में ही मैती सनातनी वैष्णव लोग जो रह सकते थे, वो अब पूरे मणिपुर में कहीं पर भी ज़मीन ले सकेंगे, कहीं पर भी रह सकेंगे, कहीं पर भी व्यवसाय कर सकेंगे। ये चीज़ कुकी और नागा समुदाय के लोगों को मंजूर नहीं है। दूसरा कारण कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि सरकार पहचान कर म्यांमार से जो लोग आए, घुसपैठिए आए हैं, उनको ढूंढ कर निकाल कर बाहर करेगी और अफीम की खेती को समाप्त करेगी, जिससे गैंगस्टर आतंकवाद जो फल फूल रहा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। 2 कारण ये हुए। इसके बाद ईसाई कुकियों और ईसाई नागाओं ने दिल्ली में बैठे आकाइन के, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो सब जगह लोग घुसे हुए, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, कांग्रेस लोग हैं, और हमारे देश की मीडिया जैसी है ये हम सब लोग जानते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ दिखाने से मतलब है, उससे देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है वो नहीं दिखाना है उनको। गलत चीज़ों को मसाला लगाकर परोसना ये कुछ मीडिया वालों का काम है। मैं सबके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन कुछ गिनती के लोग ऐसे हैं, ऐसी मीडिया से हैं जो देश के खिलाफ ही बोलते हैं, हमेशा देश को नीचे दिखाने का ही काम करते हैं। इन्हीं की एक रणनीति के हिसाब से मैगज़ीनों में गलत लेख लिखकर लोगों को बलगलाया गया। उसके बाद में कुकियों और नागाओं ने मैती वैष्णव लोगों पर हमला बोल दिया इन दिल्ली के आकाओं के इशारों पर, जिसका जवाब मैतियों ने दुगनो वेब से दिया। इन लोगों को बुरी तरह कुचल दिया गया। कुकी नागा के साथ दिल्ली में बैठे आकाओं को भी ये पता नहीं था कि इतने बड़ा ये रूप ले लेगा, परंतु हो गया। वहाँ पर महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड कराई गई, कत्ल किया गया, घर जलाए गए। इतना गंदा खेल खेला गया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इस गंदी राजनीति को हम क्या कहें। हालांकि अब पहले से बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। आप सभी से नम्र विनती है कि इसको ज़रूर पूरा वीडियो देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे भी इस तरीके की सही जानकारियाँ जो हमारे देश के लोगों को नहीं पता है वो मैं इसी तरीके से वीडियो बनाकर डालता रहूँगा, जिससे आपको एक नई जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। योगेंद्र सिंह भदौरिया।